This video is made for information and awareness purpose only. All contents are collected from documentary, internet, social media. If any disability found, it will be corrected instantly. संगमरमर का बना ताजमहल एक प्रेम का प्रतीक है जिसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के याद में बनवाया था और वह सदा के लिए अमर है। रोजाना लाखों प्रेमी जोड़े इस ताजमहल को देखने आते हैं, परंतु आज की कहानी एक प्रेम की कहानी नहीं, एक क्राइम की कहानी है जिसमें संगमरमर भी है और मुमताज भी है। हमारी आज की कहानी भोपाल की एक मर्डर मिस्ट्री है जिसमें पुलिस एक लड़की की तलाश करते करते कई राज से पर्दा हटाती है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप अपने खूनी रिश्तों पर भरोसा करना छोड़ देंगे और शायद प्यार से भी आपका मुंह भंग हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम से और मैं हूं जयप्रकाश सिंह। तारीख 19 जुलाई 2016, जगह पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा जिला, जहां एक माँ बाप बड़ी बेसब्री से अपनी लाडली बेटी का हावड़ा स्टेशन पर इंतजार कर रहे होते हैं। वह लड़की काफ़ी दिनों से अपने माँ बाप से दूर थी और बात भी केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐप से ही हो पाती थी। इसको लेकर माँ बाप में भी उसे देखने की बहुत ही उत्सुकता थी, परंतु माँ बाप की यह उत्सुकता और खुशी पल भर में निराशा में बदल जाती है जब उस लड़की का मैसेज आता है कि वह किसी कारणवश आ नहीं सकती। यह वारदात कुछ इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की रहने वाली आकांक्षा अपने माता पिता को बताती है कि उसका जॉब अमेरिका में लग गया है और वह जॉब करने अमेरिका जा रही है, और माँ बाप को सुनकर यह बहुत ही खुशी होती है और वह अपनी बेटी को अमेरिका जाने का इजाज़त दे देते हैं और इस तरह आकांक्षा अपने पेरेंट्स से दूर चली जाती है। शुरुआती दौर में धीरे धीरे वह अपने माँ बाप से सोशल मीडिया ऐप के द्वारा कनेक्टेड रहती है, वह उनसे बातें करती है, परंतु धीरे धीरे यह बातचीत का सिलसिला कम हो जाता है। शायद अब माँ बाप को भी लगने लगता है कि उनकी बेटी वेल सेटल्ड है और उसके पर्सनल लाइफ में दखलंदाजी देना ठीक नहीं, परंतु बेटी से मिलने की उत्सुकता उनके अंदर हमेशा बरकरार रहती है। फिर समय आता है 15 जुलाई 2016, जब आकांक्षा खुद मैसेज करके अपने पेरेंट्स को बताती है कि वह उनसे मिलने जल्द ही आ रही है। इसके बाद उसके नेक्स्ट डे 16 जुलाई 2016 को वह खुद कॉल करती है, अपने माँ बाप से बातें करती है और बताती है कि वह अपने माँ बाप से मिलने 19 तारीख को हावड़ा आ रही है। माँ बाप बड़ी बेसब्री से अपनी बेटी का इंतजार करते हैं तथा उस नंबर पर वापस कॉल लगाते हैं, परंतु वह नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर बड़ी बेसब्री से 19 तारीख का इंतजार करते हैं, फिर 20 का इंतजार करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया ऐप के द्वारा उनके पास मैसेज आता है कि वर्क का लोड उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा है और वह अभी नहीं आ सकती। उसके द्वारा कॉल किया हुआ नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। इस तरह उसके माँ बाप के मन में कुछ संदेह पैदा होता है और वह भयभीत हो जाते हैं। उन्हें अपने बेटी का खोने का डर सताने लगता है और परेशान होकर वह बांकुड़ा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करते हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आती है और माँ बाप और आकांक्षा के बीच में जो चैट हिस्ट्री है उसको खंगाली जाती है, जिसमें एक ठोस कड़ी हुआ फोन नंबर ही होता है जिससे आकांक्षा ने आखिरी बार अपने माता पिता को कॉल किया था। पुलिस जब उस फोन नंबर की जांच करती है तो पाती है कि वह नंबर भोपाल का है। यह सुनकर आकांक्षा के माता पिता सदमे में आ जाते हैं। उनकी बेटी तो US में जॉब करती है, फिर अचानक वह भोपाल कैसे पहुंच गई? यह तथ्य उनके संदेह को और प्रबल बनाता है। वो डर जाते हैं। जांच के दौरान ही वह नंबर फिर से एक्टिव हो जाता है और पुलिस उसके लोकेशन का पता लगाती है तो पता चलता है कि वह नंबर भोपाल में ही एक्टिव है। अब बांकुड़ा पुलिस भोपाल पुलिस की मदद लेती है और बांकुड़ा से एक पुलिस की टीम भोपाल पहुंचती है। उस कॉन्टैक्ट नंबर के विस्तृत जानकारी में यह पता चलता है कि वह मोबाइल नंबर उदयन दास नामक एक व्यक्ति का है जो भोपाल का ही रहने वाला है और उसका उम्र 32 साल है। पुलिस तुरंत उदयन दास को थाने लेकर आती है और उससे आकांक्षा के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में उदयन दास बताता है कि आकांक्षा उसकी फेसबुक फ्रेंड है और वह अमेरिका में रहती है, परंतु पुलिस उसके इस बयान से संतुष्ट नहीं थी। वह उदयन दास के ऊपर और दबाव डालती है और बड़ी सख्ती से पूछताछ करती है।
पुलिस के सख्ती के आगे उदयन दास टूट जाता है और एक ऐसा खौफनाक सच बताता है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, जिसे सुनकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल जाते हैं। अपने बयान में वह बताता है कि आकांक्षा उसकी दोस्त थी और वह उसे बहुत प्यार करता था और वे दोनों लिव इन में रहते थे। लिव इन में रहते रहते दोनों के बीच में अनबन होने लगा। इसने जो स्टेटस बता करके आकांक्षा को फंसाया था, धीरे धीरे अब वो इसके बारे में जानने लगी थी और इससे दूरियां बना रही थी। परंतु इसे लगा कि आकांक्षा कहीं और व्यस्त है और वह गैर मर्द से बातें कर रही है और शायद इसे यह डर सताने लगा कि इसका पोल आकांक्षा कहीं खोल न दे। इसलिए उसने आकांक्षा को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके कई राज ऐसे थे जो शायद आकांक्षा जान चुकी थी। इसलिए एक दिन आकांक्षा जब सो रही थी तो इसने उसके सर पे तकिया रखकर जोर से दबाया और मार डाला। तकिया हटाने के बाद जब इसको भरोसा नहीं हुआ कि आकांक्षा मरी है या बेहोश पड़ी है, फिर उसने उसका गला दबाया और पूरी तरह से जब यह कंफर्म हो गया कि आकांक्षा मर चुकी है, तब उसने उसका गला छोड़ा। तारीख थी 15 जुलाई 2016, जब वह आकांक्षा के लाश के पास घंटों बैठे रहा और उसको ठिकाने लगाने के लिए नई नई आइडिया सोच रहा था। भी घर में रखा इसे एक बड़ा लोहे का बक्सा दिखा। वह आकांक्षा की बॉडी को उस बक्से में रख दिया और बाजार चला गया और बाजार से बहुत सारे सीमेंट के बोरे खरीद के लाया और सीमेंट का घोल बनाकर वो बक्से में डाल दिया। इस तरह आकांक्षा उस बक्से में सीमेंट के साथ पूरी तरह पैक हो गई। इसके बाद उसने मसाला बनाकर उस बक्से के बाहर भी लगा दिया और संगमरमर से उस बॉक्स के साथ एक बहुत ही बड़ा चबूतरा बनाया और अगले 6 महीने तक उसी चबूतरे पे सोता था। इसके खौफनाक करतूतों से बाकी पड़ोसी बिल्कुल अनजान थे और वह खुद आइसोलेट रहता था। इसका सूद बूद भी लेने वाला अब कोई नहीं था। मगर कहते हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है। बस वह कॉन्टैक्ट नंबर ही इसके पहुंचने का एक जरिया बना, जिसे आकांक्षा ने अंतिम बार अपने पिता को कॉल किया था। इसके ऐसे कारनामे को सुनकर पुलिस भी आश्चर्यचकित थी। पुलिस ने तुरंत इसके लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया और आखिरकार वह टिकट जिसे आकांक्षा ने हावड़ा जाने के लिए बुक किया था 18 जुलाई 2016 को, वो टिकट भी पुलिस को बरामद हो गया। उसके निशानदेही पर पुलिस चबूतरे के पास गई और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था उस चबूतरे को तोड़ना। पुलिस ने तुरंत अपने आदमी लगवाए, ड्रिल और हथौड़े के मदद से उस चबूतरे को तोड़ा गया। उसके बाद उस बक्से को भी तोड़ा गया और उसमें से एक कंकाल मिला, जो डीएनए टेस्ट के बाद यह कंफर्म हो गया कि वह कंकाल आकांक्षा का ही है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अब पुलिस तह तह इसके रिकॉर्ड खंगालने लगी। उसी दौरान पुलिस को पता चला कि फेसबुक पर इसके करीब 110 प्रोफाइल्स हैं, जिसमें इसके अलग अलग नाम और अलग अलग प्रोफेशन भी हैं। प्रोफेशन में अक्सर अपने आप को यह अव्वल बताता था। कहीं कहीं पर IITian था, तो कहीं पर हीरा व्यापारी के नाम से था, तो कहीं कहीं पर यह 2 कंपनियों का मालिक था, जो इंडिया, चाइना, यूरोप, अमेरिका मल्टीनेशनल कंपनी में वह एक्टिव है। वह अपने आप को इतना बड़ा बता रखा था कि लड़कियां आसानी से इसके झांसे में फंस जाती थी। अब पुलिस इस केस की जांच बहुत ही गहराई से करती है और पुलिस को पता चलता है कि कई लड़कियां इसके कांटेक्ट में थी, जिसमें से 12 इसके सबसे क्लोज फ्रेंड थी। 12 लड़कियों से जब कांटेक्ट किया जाता है तो उनमें से 1 या 2 लड़की अभी भी मिसिंग थी। अब पुलिस का शक और ज्यादा गहराता है और पुलिस इससे इसके माँ बाप के बारे में पूछती है। यह अपने हर एक बयान में पुलिस को यह बताता है कि इसके माँ बाप USA में रहते हैं। रिटायर होने के बाद वो लोग विदेश शिफ्ट हो गए, परंतु पुलिस को अब इसके बातों पे भरोसा नहीं होता और इसके पुराने घर रायपुर में पुलिस एक टीम भेजती है। रायपुर में आसपास के पड़ोसियों द्वारा पुलिस को पता चलता है कि इसके माँ बाप करीब 6 साल से मिसिंग है और उनका कोई कांटेक्ट भी अपने रिश्तेदारों से नहीं हो पाया है। पुलिस बड़ी सख्ती के साथ उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। पुलिस के सख्ती के आगे वह टूट जाता है और पुलिस को बताता है कि उसने अपने माँ बाप को भी मार डाला है। पुलिस अब तक जिसे एक साधारण अपराधी समझ रही थी, वह एक साइको किलर था। अब यहाँ से उसकी दूसरी कहानी शुरू होती है। वह पुलिस को बताता है कि 2010 में रिटायरमेंट के बाद जब इसके माँ बाप रायपुर शिफ्ट हो गए थे, उस समय यह ड्रग्स, शराब और लड़कियों का आदी था, जिसकी वजह से
फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा करता था। उस फिजूल खर्ची की वजह से इसके माँ बाप अक्सर इसको डांटते, इसको धमकाते, परंतु उनकी बातों का असर इस पर नहीं होता। फिर अचानक एक दिन 2010 में बारिश का समय था और इसके घर के आगे भी उतनी ज्यादा घरें नहीं थी, मुख्यतः सन्नाटा ही था। मौका पाकर अपने माँ बाप का हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उनके शव को उसी घर के गार्डन परिसर में दफना देता है और काफी दिनों तक वहां रहता है। आसपास के लोग या कोई उनका परिचित जब उनसे मिलने आते हैं तो यह बोलता है कि वह विदेश गए हुए हैं और उनसे उसकी बात नहीं हो पा रही है, और लोग भी इसके बात को सच मान लेते और नजरअंदाज कर देते। उसके बाद वह घर में पड़े सारे पैसे और जेवरात लेकर वहां से निकल जाता है और 5 स्टार होटलों में कॉल गर्ल के साथ अयाशी करता है। अयाशी करते हुए धीरे धीरे इसके पैसे खत्म हो जाते हैं और पुनः रायपुर आ जाता है। रायपुर वापस आने के बाद थोड़ी पैसों की दिक्कत होती है तो एक फर्जी कागजात बनाकर घर को अपने नाम पर करा लेता है और उस घर को एक वकील के हाथ करीब 35 लाख रुपए में बेच देता है। वो 35 लाख रुपये को लेकर विदेश चला जाता है और पूरी अयाशी करता है। उसके बाद फिर वह रायपुर आता है। क्योंकि उनकी माँ एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुई थी और उनको पेंशन मिल रहा था, और इसी तरह फर्जी कागजात बनाकर वह अपनी माँ का पेंशन भी कलेक्ट कर लेता है और इस तरह 6 साल तक उनका पेंशन खाते रहता है। वह इतना शातिर था कि वर्ष 2012 में अपने माँ बाप का फर्जी पासपोर्ट बनवा लेता है, उसकी कॉपी को रख लेता है और कोई भी रिलेटिव जो उससे माँ बाप से मिलने के लिए आते हैं उनको यह बताता है कि उसके माँ बाप रिटायरमेंट के बाद विदेश सेटल हो गए हैं और थोड़े दिन बाद वो भी विदेश चला जाएगा। और इस तरह रिश्तेदार इसके बात को सच मान बैठते हैं। उसको लेकर पुलिस उसके रायपुर वाले घर आती है, जिसे लॉयर ने तोड़कर वहां पर एक बंगला बना रखा था। उसके निशानदेही पर वह गार्डन की जगह को खोदा जाता है और वहां से 2 नर कंकाल मिलते हैं, जो डीएनए टेस्ट के बाद पता चलता है कि इसके माता पिता के ही थे। इस तरह इसके द्वारा कत्ल किए गए 3 लाश बरामद हो जाते हैं। रिश्तेदारों से इसके बारे में पता चलता है कि यह बचपन से ही एक अलग ही स्वभाव का था। रंग काला होने की वजह से इसे लगता था कि दूसरे लोग इसे पसंद नहीं करते हैं और इस तरह यह बाकी लोगों से दूर रहता था और इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। इस तरह दूसरों से कटा कटा रहते रहते इसकी पढ़ाई भी अच्छी तरह नहीं हो पाई और यह एक अयास किस्म का इंसान बन गया। अब इसके जीवन में लड़कियां और अयासी ही सब कुछ थी, जिसे पाने के लिए यह किसी भी हद तक जा सकता था। अपने बयान में इसने स्वीकार किया कि यह कई लड़कियों से रिलेशन रखा, किंतु 6 महीने से ज्यादा किसी का रिलेशन नहीं टिक पाया और उनमें से 1 या 2 लड़कियां मिसिंग भी थी। अकेलापन की वजह से यह हॉलीवुड की फिल्मों को देखा करता था, जिसमें डेविल्स नोट मूवी से यह बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड था। धीरे धीरे डार्क में जाते जाते इसकी छवि एक किलर की बन गई और खुद को उसी तरह समझने लगा। इसके कोई अच्छे दोस्त नहीं थे, न कोई अच्छा रिश्तेदार था जो इससे कनेक्ट होता और इसे सही रास्ते पर लाता। अतः अपनी जिंदगी यह खुद अपने तरीके से जीने लगा। माँ का पेंशन और मकान का किराया भाड़ा से इसकी जिंदगी अच्छी खासी चल रही थी और वह अपने फेसबुक के डीपी में लंदन, अमेरिका, तरह तरह जगह जगह की फोटोज लगाता और ये अपने आप को बहुत ही बड़ा दिखाने की कोशिश करता, जिससे लड़कियां इससे आसानी से इम्प्रेस हो जाती थी। पुलिस के जांच में एक और खुलासा हुआ कि एक शराब विक्रेता करीब जो इसके संपर्क में था 2 साल से लापता है। पुलिस को शक था कि हो सकता है उसको भी इसी ने ठिकाने लगाया हो, परंतु उसका कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस को भी शक हुआ कि शायद आकांक्षा को इसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और हो सकता है कि इसके माता पिता के कत्ल के बारे में भी उसे पता चल गया हो और वह कैसे भी इससे निकलना चाहती थी, और इसी बीच मौका पाकर इसने उसका हत्या कर दिया। इस तरह आकांक्षा ही वह जरिया बनी जो इसके असली घिनौने चेहरे को लोगों के सामने लाया। भोपाल पुलिस ने बड़ी बारीकी से इस केस की जांच की और इसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठे किए। इस तरह इसके खिलाफ एक कत्ल का मजबूत केस तैयार हुआ और सन 2020 में उदयन दास को उम्र कैद की सजा हुई। यह खतरनाक साइको किलर आज अपने गुनाहों की सजा काट रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके जैसे दरिंदे आज भी आपके और हमारे बीच में हैं। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।